हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडमिनेशन। तो और बताओ आज क्या किया दिन भर। मैंने और मेरे भाई ने तो आज मिलके ये सारी रैक्स सेट की। सारे बुक्स जो रेफरेंस बुक्स थे वो एक जगह अरेंज किए। चलो ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज से हम लॉन्च करने वाले हैं हमारी रिवीजन सर्विसेज, जो कि है अ क्वेश्चन अ डे। तो अ क्वेश्चन अ डे, अगले 20-30 दिन हम हर रोज एक सवाल सॉल्व करेंगे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स का, ताकि उससे रिवीजन हो जाए। और वो सवाल रहेंगे जो पिछले साल और इस साल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइडलाइंस बता दूं, क्योंकि आज का पहला दिन है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बता दूं ताकि हम अगले 30 दिन तक फिर उन्हीं गाइडलाइंस के साथ फॉलो करेंगे उन्हें, और फिर अगली बार मैं मुझे फिर बताने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो या लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज, आई सजेस्ट यू कि आप एक 100 पेजेस की बुक बना लें, और हम जैसे हर रोज प्रोसीड करेंगे, तो आप उस बुक में वो आज जो हमने 3 सवाल सॉल्व किए वो तीनों सवाल आप लिख लीजिए। मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट और फॉर्मूला यूज किया गया है, और वो सवाल, और उस टॉपिक में से वो सवाल, उस टाइप का सवाल कितनी बार पूछा गया है पिछले साल और इस साल में। तो आप ये सब नोट की करते हुए चलिएगा। तो अगले 20-30 दिन बाद आपको जब रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो आप बस उस बुक को पलट के देख लेना, तो आपके पास एक रिवीजन का मटेरियल बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक 100 पेजेस की नोटबुक अभी से अपने पास रख लीजिए। इसके बाद अ, अब देखते हैं हम कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे। जैसे आपने आज वीडियो देख ली, 5 या 6 मिनट की वीडियो है जिसमें 3 सवाल सॉल्व करने थे। जैसे वीडियो चल रही है आपने उसी के साथ साथ सवाल भी सॉल्व कर लिया तभी के तभी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसके बाद आपको जाना है www.redivation.com पे। उस पे हम असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे उसी टॉपिक के सिमिलर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो वहां पे आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस भी रहेंगे। आप पहले क्वेश्चंस खोलिए, आप देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया, ऐसा होगा बहुत बार कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज गिव अप मत कर लेना। आप जाना सोल्यूशन पे, आप सोल्यूशन देखना अच्छे से। हाँ, उसके बाद आप ट्राई करना कि फिर आप कभी ना भूलें। फिर आपको अगर उस टाइप का सवाल आया तो आप 100% वो सॉल्व कर लेना। तो या ये चीज़ हो गई कि आप साइट पे जाके असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। इसके बाद हम हमारी साइट पे नोट्स अपलोड किए हमने। तो अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इस टॉपिक का कोई सवाल सॉल्व किया, तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, और सारे नोट्स पढ़ लीजिए 1 घंटे में, ताकि फिर आपको आइडिया लग जाए कि अदर टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज भी क्या क्या है उसमें। उसके अलावा ये तो एक चीज़ है, इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स। आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद उस पर हम हर रोज़ फ्लैश कार्ड्स अपलोड करेंगे। तो आप उनको देख सकते हैं कि रिवीजन कैसे की जाए उससे। हम हर रोज़ रैंडम टॉपिक्स पे अपलोड करेंगे, तो आप दिन के 5 या 10 मिनट उसे दे सकते हैं। इसके बाद आखिरी चीज़, डोंट हेजिटेट टू स्किप टॉपिक्स। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी सिर्फ 30 दिन बाकी है, 30 या 35 डेज। तो अभी आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो, पूरा सिलेबस कवर करना इज ए सिली थिंग राइट नाउ। तो अभी आपको टॉपिक स्किप करने ही पड़ेंगे। तो ऐसा मत करना कि अगर मैं बोलूँ आज आपको कि आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बोलूंगा सीधा कि हम CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसका सवाल सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो स्टार्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करूंगा आज पूरा, उसके बाद ही मैं CFT पे जंप करूंगा। ऐसा मत करना। फील फ्री टू स्किप टॉपिक्स, सीधा CFT पे जाइए, पढ़ लीजिए। और रिलेटेड नहीं होता है, और अगर रिलेटेड होगा भी तो दिस माइट साउंड रॉन्ग, लेकिन अगर उस टाइप का सवाल आया तो फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो पूरा टॉपिक आता है नहीं आता है। अगर आपको वो सवाल बनाना आता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं आता है तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको अगर बाय पार्ट्स ही करना है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप बाय पार्ट्स ही फोकस करें, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। और उसके अलावा असाइनमेंट्स में जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उन पे थोड़ा फोकस कर लें। ठीक है, अगर ये आप पांचों चीज़ें कर लो तो यू आर गुड टू गो। लेट्स मूव ऑन टू डे वंस कंटेंट। तो आज डे वन में हम करेंगे मैथमेटिक्स में, करेंगे हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हर बार पूछा गया है। हमने 22 पेपर्स एनालाइज किए, हर बार इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल आया ही है। तो या उसका जो पूछने का रेट है वो है 100%। उसके बाद हम फिजिक्स में लेंगे साउंड, और साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट पूछा गया है 7 आउट ऑफ 22 टाइम्स, विच गिव्स अस 32%। उसको वेटेज दिया गया है NTA से।
और हम केमिस्ट्री में आज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म के 8 क्वेश्चंस आए थे पिछले साल और इस साल मिला के, विच गिव्स अस अ टोटल परसेंटेज ऑफ 37%. तो या इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डॉपलर्स इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो या लेट्स स्टार्ट. तो मैथ्स में जो आज हम टॉपिक देखने वाला है वो है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हर बार पूछा गया है. पिछले हमने जो 22 पेपर्स एनालाइज किए थे, हर बार इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक सवाल तो था ही. तो इसमें जो आज क्वेश्चन हम करेंगे वो है इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो दो टर्म्स है, एक है x और एक है साइन स्क्वायर एक्स. तो आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स मेथड. आज जो हम देखने वाले हैं मेथड वो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स मेथड. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि हम जो इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स मेथड होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो सी, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये लिख लीजिए जब जब मैं लिखते जा रहा हूँ तभी, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए. तो इंटीग्रल ऑफ u टाइम्स v dx इक्वल्स u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल v एंड दिस, ये सब एक ब्रैकेट में आएगा और एक बाहर आएगा dx. ठीक है, तो ये है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. ठीक है, इसके बाद अब हमें इसमें u और v डिसाइड करना है. जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे x है और साइन स्क्वायर x है, तो इसमें से कौन सा u होगा और कौन सा v होगा. ठीक है, तो उसके लिए एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं आइलेट रूल. आइलेट रूल होता है u डिसाइड करने के लिए. आइलेट रूल किस चीज के लिए होता है, डिसाइड u. ठीक है, तो आइलेट में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है इनवर्स फंक्शंस. उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस. इसके बाद A स्टैंड्स फॉर अल्जेब्रिक फंक्शंस. इसके बाद T स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट्स. तो ठीक है, जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास है. अभी अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. एक और चीज, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला भी याद रख लो कि cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. ठीक है, ये तीन चीज है. इसके बाद अब हम मूव करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें इसमें u और v डिसाइड करना है. तो हम आइलेट रूल की तरफ जाएंगे. ठीक है, अब आइलेट रूल में हमें बताया गया है कि हम अल्जेब्रिक टर्म्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स के कंपैरिजन में. तो हम अल्जेब्रिक टर्म जो यहाँ पे x है उसको हम कंसिडर करेंगे u, और जो हमारा v होगा वो होगा साइन स्क्वायर एक्स. बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट कर दो. इंटीग्रल ऑफ u v dx इक्वल्स u जो कि है x इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx और एक बाहर आएगा dx. ठीक है, मतलब पहले हमें इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसे एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये याद रखना, ये बहुत मतलब ये बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप याद रखना कि पहले हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे पूरा और फिर उसे वापस एक बार इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास. तो हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करूंगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, जो जिसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x
बाई टू डी एक्स। इसे मैं वापस सेपरेट दो टर्म्स में लिख दूंगा, 1/2 ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x बाई 2 ऑफ डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, 1/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स होगा x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बना, ये बना हमारे पास x/2 माइनस साइन ऑफ 2x/4। ठीक है, तो अब इस चीज को वापस नीचे लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर अभी हमने निकाला, जो कि है x/2 माइनस साइन ऑफ 2x/4 माइनस इंटू ब्रैकेट इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने निकाला है, तो वो होगा x/2 माइनस साइन 2x/4 dx। ठीक है, तो अब हमें इस चीज को वापस एक बार इंटीग्रेट करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले इस ब्रैकेट को लिखते हैं हम, x² अपॉन 2 माइनस x साइन 2x/4 माइनस इंटीग्रल ऑफ x/2 x²/4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4, और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x होगा माइनस कॉस ऑफ 2x/2, और एक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको फाइनली जब हम लिखेंगे तो x²/2 और माइनस x²/4 दोनों कंबाइन करके हमें मिलेगा x²/4 माइनस x साइन 2x/4, और ये होगा माइनस कॉस 2x/2 इंटू 1/4, ये होगा माइनस कॉस ऑफ 2x/8 प्लस c, और ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिजिक्स। एंड फिजिक्स में आज हम देखेंगे साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। डॉपलर्स इफेक्ट में ये चीज होती है कि अगर कोई सोर्स है, वो साउंड इमिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, और मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं उससे दूर खड़ा हूँ, तो मुझे वो फ्रिक्वेंसी सेम, वो साउंड सेम फ्रिक्वेंसी पे सुनाई नहीं देगा, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसीलिए डॉपलर्स इफेक्ट में एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी, एफ डैश इक्वल्स एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी ओ प्लस माइनस वी डब्ल्यू अपॉन वी प्लस माइनस वी एस प्लस माइनस वी डब्ल्यू, जिसमें एफ डैश होती है apparent frequency, apparent frequency which is heard by the observer। ठीक है, एफ नॉट होता है frequency of source, ओके, v होता है velocity of sound with respect to ground, vo होता है velocity of observer, vs होता है velocity of source, और vw velocity of wind होता है, जो जनरली हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक या एक चीज जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो काफी इजी हो जाएगा। तो वो जो होता है उसमें होता है ऑलवेज कंसिडर ऑब्जर्वर एज ओरिजिन।
सी, अगर आप ऑब्जर्वर को ओरिजिन कंसिडर करोगे, तो अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है ओरिजिन पे, तो अगर कोई सोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसे पॉजिटिव वेलोसिटी कंसिडर करूंगा, और अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है और अगर कोई सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसे नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है, जो नॉर्मल कन्वेंशन होता है वो। अब लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है पहले उसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं। ट्रेन इज अप्रोचिंग एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, sounds a short whistle at frequency 640 hertz when it is 300 meter away from the crossing, ठीक है, क्रॉसिंग है। The speed of sound in air is 340 meter per second. What will be the frequency heard by a person standing on a road perpendicular to the track through the crossing at a distance of 400 meter? सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बना लेंगे। ये मैंने बना ली एक क्रॉसिंग, यहाँ पे है मेरी ट्रेन जो जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पे है मेरा ऑब्जर्वर, ठीक है, और इन्होंने डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ये कितना दिया है 400 मीटर, और ट्रेन कितना दूर है 300 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग, ये डिस्टेंस है 300 मीटर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। जनरली हम डॉपलर्स इफेक्ट जब करते हैं और जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें दो डायरेक्शन होती है। एक, अगर मेरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, लेट्स सी मेरी ट्रेन है यहाँ पे, ये जा रही है इस डायरेक्शन में और मेरा ऑब्जर्वर है यहाँ लोकेटेड, ठीक है। तो मेरे जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के वो आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, और ये जो कंपोनेंट आएगा इस कंपोनेंट की वजह से ही मेरे ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई आएगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर दिस एंगल एज थीटा, ठीक है। तो अगर ये वेलोसिटी v है विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आर पर आवर पे भी ध्यान देना, बाकी जगह मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। तो अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v cos थीटा, अग्रीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं v इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये आएगा हमारा कुछ 600/18 जो होगा 100/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारी वेलोसिटी आ गई है। अब देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी कि हमेशा ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे रखो। तो देखो, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है और यहाँ से ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, तो इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा जिसमें मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा और ट्रेन उसकी तरफ इस डायरेक्शन में आ रही होगी, अग्रीड। तो अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है तो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि इसे हम फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है उसे हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो चलो अभी फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस वी ऑफ ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी ऑफ एस। वेलोसिटी ऑफ विंड हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दी गई है कितनी, 340, तो और एफ नॉट कितना दिया गया है 640 हर्ट्ज, तो ये होगा 640, यहाँ पे आएगा 340। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, यहाँ पे दिया गया है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, ठीक है। नीचे आएगा 340। अब मैंने अभी बताया कि हम वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो कि ट्रेन है उसे क्या कंसिडर करेंगे नेगेटिव, क्योंकि वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो होगा
माइनस 100/3। अग्रीड। और यहाँ पे आएगा cos थीटा, क्योंकि हमने v cos थीटा लिया था, तो 100/3 cos थीटा, तो ये होगा 640 इंटू 340/340 माइनस 100/3 इंटू cos थीटा क्या आएगा, अगर ये 300 है, अगर ये 400 है तो ये होगा 500, और cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा 300/500। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये होगा 640 इंटू 340/340 माइनस 20, 320। अगर इसे मैं और सॉल्व करूं तो ये होगा 640 इंटू 34/32, 16 to the 32, 16 4s are 64, 20, 680 हर्ट्ज। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उस पर्सन को सुनाई आएगी वो होगी 680 हर्ट्ज। दैट्स इट। चलिए अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो है आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं, ये पिछले साल JEE मेंस में पूछा गया था। द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर्स इज, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा रटने लायक या देखने लायक चीज़ नहीं है, इसमें बस देख लो ये कि जो MA3B3 होता है वो ही फेशियल और मेरिडोनल ये दो आइसोमर्स दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सीधा आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि फेशियल और मेरिडोनल होता क्या एग्जैक्टली। तो अगर हम ये मेटल M कंसिडर करें और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और सेकंड केस में भी ऐसे होगी। तो इसमें अगर मेरे A इस वे में है कि वो एक प्लेन में आ जाए, जैसे सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर एक प्लेन में आ रहा है इस वे में, तो इसे हम बोलेंगे फेशियल, ठीक है। फेशियल फेस सेम प्लेन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे अगर A A B A और यहाँ पे B B, तो इसमें अगर आप अभी बोलोगे कि इसमें भी ये जो 3A है वो एक प्लेन में आ रहा है, लेकिन इनके साथ ये एक जो B है ये भी उन्हीं के प्लेन में आ रहा है, तो इसलिए ये हो गया मेरिडोनल, ठीक है। अंडरस्टूड। अभी एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, अगर A B इसी टाइप का लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड रहा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो A और B है, यहाँ पे भी A और B है, यहाँ पे भी A और B है, अगर इस टाइप का बॉन्ड रहा तो वो हमेशा फेशियल होता है, ठीक है। ये याद रखना। आइसोमरिज्म से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये जो टेबल है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस, ये लर्न कर लो। सिंपल क्वेश्चन आए हैं, पिछले साल भी आए हैं, इस साल के मेंस में भी आए थे। MA3B3 में क्या होता है, MA2B4 में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इनआइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें, ये चीज रट लो। 4 मार्क्स तो पक्के आपके। जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स में मैंने स्पेशल चार्ट चिपकाया है इसका, नोट्स इसके डाउनलोड कर लो, इसके बाद इंडेफिनाइट के डाउनलोड कर लो, और इसके साथ ही साथ साउंड के भी डाउनलोड कर लो। नोट्स सारे पढ़ लो, असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर लो, और मिलते हैं फिर Day 2 में नए 3 टॉपिक्स के साथ। और या दैट्स इट, ओके बाय।